हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वीडियो का टॉपिक होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज यानी कि गिरवी का अनुबंध, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 172 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ प्लेज, यानी कि प्लेज गिरवी रखना होता क्या है। ठीक है, गिरवी क्या है? तो सेक्शन नंबर 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। यानी जब किसी डेब्ट यानी कि कर्ज या फिर लोन के पेमेंट के लिए या किसी प्रॉमिस यानी कि वादे को पूरा करने के लिए गुड्स को सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के तौर पर बेलमेंट किया जाता है, यानी कि उपनिधान किया जाता है, तो उसे प्लेज कहते हैं। मतलब अगर किसी कर्ज के लिए किसी ने एक लोन लिया है और उसके एज एन सिक्योरिटी उसके बदले में उसने कोई अपना सामान जो है वो रखा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? प्लेज, यानी कि गिरवी रखना। अब बात करते हैं ना इसके की टर्मिनोलॉजी की। तो पहला है पॉनर या फिर प्लेजर, जिसको हम बोलते हैं, जो गिरवी रखने वाला होता है। ठीक है, कि जैसे एक प्लेज के अंदर ना बेलर जो होता है उसे ही पॉनर कहते हैं। ठीक है, जो अपना सामान गिरवी रखता है। और एक होता है पौनी, मतलब प्लेजी, जिसको कहते हैं हम गिरवीदार। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेली। ठीक है, इसके पास सामान को गिरवी रखा जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि पार्टीज टू अ प्लेज कौन कौन होता है? एक होता है पॉनर, जिसको हम कहते हैं प्लेजर। एक होता है पॉनी, जिसको हम कहते हैं प्लेजी। ठीक है, अब ये जो पॉनर यानी कि प्लेजर, गिरवी रखने वाला कौन होता है? ये वो पर्सन होता है, ये वो व्यक्ति होता है ना, जो किसी कर्ज की पेमेंट के लिए या प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपना कोई सामान सिक्योरिटी के तौर पर डिलीवर करता है। किसको? पौनी को। ठीक है, ऑनर कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेता है और उस कर्ज में सिक्योरिटी के तौर पर अपना कोई सामान डिलीवर करता है। और यहाँ पे पौनी कौन होता है, यानी कि प्लेजी कौन होता है? ये वो पर्सन होता है, ये वो व्यक्ति होता है जिसे सिक्योरिटी के तौर पर सामान दिया जाता है और जिसने पैसे दिए होते हैं, कर्जा दिया होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सुरेश डिलीवर्स हिज ज्वेलरी टू रमेश एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 3,50,000। ठीक है, अब सुरेश जो है उसने अपनी ना ज्वेलरी 3,50,000 का लोन लिया और अपनी ज्वेलरी जो है वो रमेश के पास एज ए सिक्योरिटी रखवा दी। तो सुरेश कौन है? सुरेश है पॉनर। और रमेश कौन है? रमेश है पौनी। अब देखते हैं प्लेज से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास कि अगर बेलमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, किसी लोन के पेमेंट के लिए या किसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी देना है, तो ऐसी बेलमेंट को हम क्या कहते हैं? प्लेज कहते हैं। ठीक है, कि अगर बेलमेंट, अगर कोई सामान बेलमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी लोन के लिए या किसी प्रॉमिस के लिए सिक्योरिटी देना है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इस तरीके की बेलमेंट को हम प्लेज कह देंगे। और इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है कि प्लेज के ट्रांजैक्शन में जो पॉनर होता है ना, मतलब जो सामान देता है, वो गुड्स को पौनी के पास डिलीवर करता है। ठीक है, जो लोन ले रहा है और जो अपना सामान दे रहा है, वो पॉनर पौनी के पास अपने सामान को डिलीवर करेगा। ये जो डिलीवरी है ये एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जो हमने डिलीवरी के दो टाइप पढ़े थे, एक्चुअल डिलीवरी यानी कि भौतिक डिलीवरी, सामान का ट्रांसफर होना, और एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है ये। ठीक है, लेकिन ना यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि जो प्लेज सिर्फ ना मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है। अगर हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं ना, तो उसे प्लेज नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे मॉर्टगेज कहेंगे, यानी बंधक कहेंगे। अब देखते हैं एसेंशियल ऑफ अ वैलिड प्लेज, यानी कि कौन कौन से एसेंशियल यानी कि जरूरी तत्व हैं जिन जो प्लेज को वैलिड बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो प्लेज होता है ये केवल मूवेबल गुड्स का होता है। मैंने इससे पहले आपको बताया है कि अगर इमूवेबल गुड्स का प्लेज करने जाएंगे तो वो प्लेज ना होकर के मॉर्टगेज हो जाएगा।
नंबर 2 पॉइंट आता है इन्वॉल्व जुडिशियल पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि इसमें गुड्स का लीगल या फिर जुडिशियल पोजेशन शामिल होता है, ठीक है। नंबर 3 आ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर, यानी प्लेज करने के लिए गुड्स का ना पोजेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होना जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट आ रहा है ओनली ऑफ सेलेबल कमोडिटी, यानी कि वो गुड्स जो विक्रय योग्य वस्तुएं हैं, जो बेची जा सकती है मार्केट में, उन्हीं का ही प्लेज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इन्वॉल्व रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब माल की वापसी। इसका क्या मतलब है कि जब लोन चुका दिया जाए या वादा पूरा हो जाए तो उन गुड्स को ना लौटाना होता है, किसको? पॉनर को वापस कर देना होता है। अब हम अपने एसेंशियल्स को ना जरा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है मूवेबल गुड्स। मूवेबल गुड्स का क्या मतलब होता है कि चल संपत्ति। तो जो प्लेज होता है ना वो केवल चल संपत्ति यानी कि मूवेबल गुड्स का हो सकता है। मूवेबल गुड्स में इंक्लूड होते हैं हमारे वैल्यूएबल्स, जो कि हमारी मूल्यवान वस्तुएं हैं, हमारे ज्वेलरीज, हमारे आभूषण होते हैं, कंपनीज के शेयर होते हैं, डॉक्यूमेंट यानी कि हमारे दस्तावेज होते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कि यानी कि सरकारी प्रतिभूतियां। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि अचल संपत्ति जो है वो प्लेज के स्कोप से बिल्कुल बाहर है, यानी उसका प्लेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जुडिशियल पोजेशन, विधिक कब्जा। सिर्फ एक लॉफुल ओनर जो कि एक वैध मालिक है ना, वही मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकता है। सिर्फ पोजेशन होने से या किसी पर कब्जा होने से ना उसको प्लेज करने का राइट नहीं मिल जाता। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि एक एम्प्लॉय है, उसके पास अपने एम्प्लॉयर के गुड्स का ना पोजेशन है, तो वो उन गुड्स को प्लेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास मियर पोजेशन है, जुडिशियल पोजेशन नहीं है, ट्रू ओनरशिप नहीं है उसके पास, वो उसका लॉफुल ओनर नहीं है उन सामान का, इसलिए वो उन सामानों को प्लेज नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, यानी कि कब्जे का हस्तांतरण, ठीक है। तो गुड्स को ना पॉनर जो गिरवी रखने वाला है उससे पौनी यानी कि गिरवीदार के पास ट्रांसफर किया जाना जरूरी है। ये ट्रांसफर ना एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन बिना ट्रांसफर के प्लेज को एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेबल कॉमोडिटी, यानी कि विक्रय योग्य वस्तुएं। तो अगर पॉनर अपना डेप्ट यानी कि अपना कर्जा चुकाने में फेल हो जाता है ना, तो पौनी जो है वो लोन रिकवर कैसे करेगा? वो लोन रिकवर करेगा उन गुड्स को सेल करके। तो जो चीजें भी प्लेज के लिए दी जा रही है ना, उनको इस योग्य होना चाहिए कि वो बाजार में बेची जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब माल की वापसी। जब प्लेज का ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है, यानी कि जो प्लेज का उद्देश्य है, लोन लिया है तो लोन उतर गया, या कोई प्रॉमिस है तो वो वादा पूरा हो गया। अगर ऑब्जेक्ट पूरा हो गया है ना, तो या फिर रखा हुआ टाइम खत्म हो गया ना, तो जो पौनी है ना उन गुड्स को पॉनर को वापस लौटा देता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वहीं पे टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा पॉनर यानी कि प्लेजर, इसके राइट्स क्या हैं। एग्जाम में ध्यान रखना, ये पॉनर नाम से भी आ सकता है और प्लेजर नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी जो इंसान जो अपने सामान को गिरवी रखने गया है, ठीक है, उसके क्या क्या अधिकार है। तो इसमें ना टोटल 5 अधिकार उसको दिए हुए हैं। राइट टू गेट बैक गुड्स प्लेज्ड, मतलब गिरवी रखे गए सामान को वापस पाने का अधिकार। राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट, माल में कोई बढ़ोतरी हुई है, लाभ हुआ है, उसे पाने का अधिकार। राइट टू कंपनसेशन, मुआवजा पाने का अधिकार। राइट टू सरप्लस ऑन सेल, बिक्री पर अतिरिक्त राशि पाने का अधिकार। और राइट टू रिडीम, ऋण चुकाकर माल को छुड़ाने का अधिकार। अब राइट्स ऑफ पॉनर को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास राइट टू गेट बैक गुड्स, माल वापस लेने का अधिकार। सेक्शन नंबर 160 एंड सेक्शन नंबर 161 के मुताबिक स्टिपुलेटेड टाइम यानी कि नियत समय पर अगर कर्ज का पेमेंट करने पर या प्रॉमिस पूरा करने पर पॉनर के पास ना गुड्स को वापस पाने का पूरा राइट होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि जो पॉनर के राइट है ना वही हमारे बेलर के भी राइट्स थे, ठीक है। आप इसको मैच भी कर सकते हो और एग्जाम में याद करने के लिए आप अपनी टेबल को बना सकते हो इसी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट, यानी बढ़ोतरी या लाभ पाने का अधिकार। तो सेक्शन नंबर 163 के तहत अगर प्लेज पीरियड के दौरान
गुड्स की वैल्यू में कोई इंक्रीज होता है, ठीक है, जो प्लेज पीरियड चल रहा है उसके दौरान गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है या उनसे कोई प्रॉफिट होता है ना, तो पॉनर के पास उस इंक्रीज को पाने का अधिकार है। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे प्लेज जो शेयर का किया गया था, ठीक है, तो अगर किसी पॉनर ने अपने शेयर्स जो हैं वो प्लेज कर दिए, ठीक है, तो शेयर पे अगर कोई बोनस मिल रहा है ना, तो वो हमेशा पॉनर का ही होगा। तो पॉनी का ये कर्तव्य है कि वो पॉनर को वापस कर दे वो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ इंक्रीज भी, पैसा भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू कंपनसेशन, मुआवजा पाने का अधिकार। अगर प्लेज के तहत रखे गए जो गुड्स है ना, उन या प्रॉपर्टी है, उसकी कोई केयर नहीं की जाती है और वो डैमेज हो जाते हैं या डेप्रिसिएट हो जाते हैं, यानी कि खराब हो गए या उसका मूल्य कम हो गया, तो पॉनर के पास ऐसे डैमेजेस या लॉस को रिकवर करने का, कंपनसेशन क्लेम करने का पूरे का पूरा राइट होता है। नेक्स्ट है पॉनर का राइट, राइट टू सरप्लस ऑन सेल, सेक्शन नंबर 176, यानी बिक्री पर अतिरिक्त राशि पाने का अधिकार। अब एक सिनेरियो सोचो कि पॉनर ने जो अपना सामान गिरवी रखा था ना, वो सामान बेचना पड़ गया पॉनी को, क्योंकि कर्जा नहीं चुका पाया पॉनर, ठीक है। अब जब पॉनी ने वो सामान बेचा, तो जो लोन उसने दिया था प्लस जो उसका इंटरेस्ट था ना, उन दोनों को मिलाकर भी बेचने का सामान वैल्यू जो है उसकी वो बढ़ गई, ठीक है। तो अब पॉनर के पास ये अधिकार है कि जो उसने, जब पॉनी ने सामान बेचा, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसे मिला है ना, वो पॉनर को वापस कर दे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टू रिडीम, सेक्शन नंबर 177, यानी कि ऋण चुकाकर माल छुड़ाने का अधिकार। तो अगर पॉनर डिफॉल्ट भी कर देता है, तब भी उसके पास एक राइट होता है कि गुड्स की एक्चुअली बिकने से पहले, कि जब तक पॉनी ने अभी गुड्स को नहीं बेचा है, तब तक भी अगर वो लोन अमाउंट को चुका देता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक्सपेंसेस को भी चुका देता है, ठीक है, उसके बाद उसके पास अधिकार है कि वो अपने गुड्स को रिलीज करा ले, ठीक है। जितने भी हमारे पॉनर के अधिकार है ना, वो हमारी पॉनी की ड्यूटी बन जाएंगे एक तरीके से, तो आपको याद करने में ये आसानी होगी। अब तक हमने ना राइट्स ऑफ पॉनर यानी कि राइट्स ऑफ प्लेजर देख लिया। अब हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ पॉनर, क्योंकि अगर उसको कुछ राइट्स दिए हैं तो उसके पास कुछ ड्यूटीज भी होंगी। तो उसकी ड्यूटी है सबसे पहली पे द डेप्ट, यानी कि ऋण का भुगतान करना। तो पॉनर की ना ये सबसे पहली ड्यूटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई डेट और तरीके, मैनर के हिसाब से अपने जो कर्ज को ना इंटरेस्ट सहित चुका दे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डिस्क्लोज डिफेक्ट्स, सेक्शन नंबर 150, यानी कि खामियों का उजागर करना। तो पॉनर की सेकंड ड्यूटी होती है कि जिस सामान को वो प्लेज करने के लिए दे रहा है पॉनी को, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई जानी मानी खराबी है, कोई नोन डिफेक्ट है ना, तो उसको डिस्क्लोज कर दे, ठीक है, जिससे ना पॉनी को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हो, ठीक है, या उसको कोई और नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट ड्यूटी है रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस, सेक्शन नंबर 175, की आवश्यक खर्चों की भरपाई करना। तो जो प्लेज गुड्स है ना, उनके मेंटेनेंस के लिए या फिर उनकी सेफ कीपिंग के लिए, ठीक है, रख रखाव और देख रेख के ऊपर अगर कोई रीजनेबल खर्चा पॉनी करता है, ठीक है, तो पॉनर की ये ड्यूटी बनती है कि उसे वो पैसा वापस करे, ठीक है, उसे वो पैसा चुका दे। मान लो कि पॉनर ने अपना कोई पेट प्लेज कर दिया, ठीक है, तो अगर वो पॉन जो पेट है, अब वो खाना भी तो खाएगा ना, ये सब चीजें तो उसकी एक्सपेंस है, या फिर वो बीमार हो गया तो उसके पास डॉक्टर का एक्सपेंस है, तो पॉनर की ड्यूटी बनती है कि वो सारा पैसा पॉनी को लौटाए। ड्यूटी आफ्टर सेल, बिक्री के बाद का कर्तव्य। अगर लोन ना चुका पाने पर पौनी जो है वो गुड्स को बेच देता है और सेल प्रोसीड जो है अमाउंट जो आता है और इंटरेस्ट वो लोन अमाउंट से कम बनता है, ठीक है, तो बचा हुआ डिफरेंस जो है वो पॉनर का कर्तव्य है कि वो पॉनी को दे। जैसे कि पॉनर का राइट था सरप्लस अमाउंट लेने का, वैसे ही कम अमाउंट चुकाने का भी कर्तव्य बनता है, ठीक है। अब हम राइट्स ऑफ पॉनी देखते हैं। देखिए मैंने आपको ना ड्यूटीज ऑफ पॉनर बताया, ड्यूटीज ऑफ पॉनर ही राइट्स ऑफ पॉनी होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आ रहा है राइट ऑफ रिटेनर ऑफ गुड्स, यानी कि माल को रोक के रखने का अधिकार। नंबर 2 है राइट ऑफ रिटेनर फॉर सबसीक्वेंट एडवांसेस, यानी कि बाद में दिए गए ऋण के लिए भी माल को रोक के रखने का अधिकार। अगर कोई
कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ है तो, ठीक है। नंबर 3 है राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि असाधारण खर्चों को पाने का अधिकार। नंबर 4 है राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पॉनर, यानी गिरवी रखने वाले द्वारा अगर डिफॉल्ट कर देता है तो उस पर अधिकार। इसके बाद है राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर, डिफेक्टिव टाइटल, यानी कि दोषपूर्ण मालिकाना हक होने पर वास्तविक मालिक के विरुद्ध अधिकार। अब हम देखते हैं राइट्स ऑफ पॉनी, ठीक है। यानी कि सबसे पहला राइट आ रहा है राइट ऑफ रिटेनर, सेक्शन नंबर 173, माल को रोकने का अधिकार। तो पौनी उन प्लेज गुड्स को ना तब तक अपने पास रिटेन यानी कि रोक कर रख सकता है जब तक कि लोन और उसका इंटरेस्ट पूरी तरीके से पे ना कर दिया गया हो। यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि वो जो गुड्स है ना उनको सिर्फ उसी स्पेसिफिक लोन के लिए ही रोक कर रख सकता है पौनी, किसी दूसरे लोन के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा लोन मतलब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस, सेक्शन नंबर 174। तो देखिए, इसका मतलब होता है बाद के ऋण के लिए रोकना। तो अगर दोनों पार्टीज के बीच कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट ना हो तो पौनी जो है पॉनर को बाद में दिए गए सब्सीक्वेंट एडवांस के लिए भी उन गुड्स को रिटेन करके रख सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन नंबर 175, असाधारण खर्चे। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो है पॉनर के ड्यूटीज में बताया था कि कोई उसके सामान को रखने के लिए असाधारण खर्चे अगर पौनी करता है तो वो पैसा पॉनर को देना चाहिए, वो उसका कर्तव्य है। यहाँ पे वो पैसा पौनी को मिले ये इसका राइट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझे कि अगर गिरवी रखी गई कोई काऊ है, उसको कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज में लगा हुआ खर्चा जो है वो पौनी को क्लेम करना चाहिए और वो कर सकता है, और ये पॉनर का अधिक कर्तव्य होता है कि वो पौनी को वो पैसा लौटाए। नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑन डिफॉल्ट बाय द पॉनर, सेक्शन नंबर 176। तो ये जो है इसमें ना पौनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, वो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के लिए पॉनर पर एक सूट फाइल कर सकता है और गुड्स को अपने पास जो है वो सुरक्षा के तौर पर रिटेन कर सकता है। और दूसरा, वो पॉनर को एक रीजनेबल नोटिस देकर उन गुड्स को सेल कर सकता है। अगर गुड्स को बेचने पर जो पैसा मिल रहा है वो कम पड़ता है ना, तो पौनी बचा हुआ बैलेंस जो है वो क्लेम करने का भी अधिकारी होता है, ठीक है। और अगर वो लोन अमाउंट ज्यादा है तो यानी कि सरप्लस अमाउंट है तो उसको पौनी का ये कर्तव्य बनता है कि वापस कर दे पॉनर को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर, डिफेक्टिव टाइटल अगर इसको मिल रहा है, वास्तविक मालिक के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब है कि अगर पॉनर ने उन गुड्स को किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हासिल किया था, जैसे कि फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कोर्जन के जरिए, और प्लेज करने के समय तक वो कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं किया गया, ठीक है, तो पौनी उन गुड्स के ऊपर जो है एक गुड टाइटल मिलता है पौनी को, ठीक है। लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि पौनी ने वो जो सामान लिया है ना प्लेज के लिए वो गुड फेथ में लिया हो और पॉनर के डिफेक्टिव टाइटल से अनजान हो वो, ठीक है। उसको पता ही नहीं हो कि पॉनर का खुद का भी सामान नहीं है ये, ठीक है। अब हमने अगर अपने पौनी को अधिकार दिए हैं तो उसको हम कुछ ड्यूटीज भी देंगे, ठीक है। तो उसकी सबसे पहली ड्यूटी है रीजनेबल केयर, टेक रीजनेबल केयर, सेक्शन नंबर 151। यानी कि पौनी पर ये ड्यूटी है कि वो अपने पास प्लेज किए गए गुड्स की ना एकदम रीजनेबल केयर करे, यानी कि उचित केयर करे जैसे वो अपने खुद के सामान की करता। नेक्स्ट है नो इम्प्रॉपर यूज, सेक्शन नंबर 154, अनुचित उपयोग ना करना, ठीक है। तो पौनी को ना अपने कंट्रोल में रखे गए उन सभी गुड्स को, जो भी प्लेज्ड गुड्स हैं, उनको ना कोई भी इम्प्रॉपर यूज यानी कि गलत या अनुचित इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट टू मिक्स गुड्स, फिर सेक्शन नंबर 156 एंड 157, यानी कि माल को न मिलाना। तो पौनी को ना उन प्लेज गुड्स को अपने खुद के माल या पर्सनल सामान के साथ मिलाना नहीं चाहिए, मिश्रण उसका नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स, सेक्शन नंबर 160 एंड सेक्शन नंबर 163, माल और लाभ को वापस कर देना। देखिए, जब लोन का पेमेंट चुका दिया जाए या प्रॉमिस का पूरा हो जाना है, ठीक है, तो पौनी का ना ये कर्तव्य है कि वो उन गुड्स को और उनकी वैल्यू में हुई किसी भी तरीके की बढ़ोतरी को, इंक्रीमेंट को, दोनों को ही वो पॉनर को वापस कर दे, ठीक है। अब वो बढ़ोतरी कैसे थी? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था राइट्स ऑफ पॉनर में कि अगर पॉनर ने
कोई अपने शेयर्स प्लेज किए हैं, तो उन शेयर्स के साथ उसको कोई मुनाफ़ा हो जा रहा है उस ड्यूरेशन में, तो भी पौनी का ये कर्तव्य है कि वो पॉनर को वो मुनाफ़ा भी वापस करे। या फिर जैसे कि हमने अभी एक काऊ का एग्जांपल किया था कि अगर कोई काऊ प्लेज की गई है और उस ड्यूरेशन में जो लोन का ड्यूरेशन था, कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशन में उस काऊ को कोई काफ हो जाता है, कोई बेबी हो जाता है, तो पॉनर का ये राइट है कि वो उस बच्चे को भी वापस ले और पौनी का ये कर्तव्य है कि वो उस बच्चे को भी लौटाए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु मे प्लेज यानी कि माल गिरवी कौन रख सकता है, ठीक है। तो इसका एक जनरल रूल यानी कि सामान्य नियम ये है कि सिर्फ गुड्स का ओनर ही उन्हें प्लेज करने का राइट रखता है। अगर कोई नॉन ओनर है जो मालिक नहीं है वो प्लेज कर देता है, तो ऐसे प्लेज पूरी तरीके से वॉइड होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। लेकिन ना इस बात के कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस बात के? कि केवल ट्रू ओनर ही प्लेज कर सकता है। इस बात के कुछ एक्सेप्शन है जहां पे एक नॉन ओनर भी वैलिड प्लेज बना सकता है। ये एक्सेप्शंस है, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट और पॉनर विद लिमिटेड इंटरेस्ट इन गुड्स, पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, को ओनर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, बायर इन पोजेशन बिफोर सेल इज कंप्लीटेड। अब इनको एक बार ध्यान से देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, मर्केंटाइल एजेंट सेक्शन नंबर 178। तो अगर एक मर्केंटाइल एजेंट के पास ओनर की कंसेंट से गुड्स का पोजीशन है तो वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उन गुड्स को प्लेज कर सकता है, बशर्ते वो एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर और ओनर के इंटरेस्ट में ही काम कर रहा हो, ठीक है। वहां पे कोई वो फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हो। पॉइंट नंबर 2 है लिमिटेड इंटरेस्ट यानी कि सेक्शन नंबर 179, सीमित हित। अगर किसी व्यक्ति का गुड्स में सिर्फ एक लिमिटेड इंटरेस्ट है तो वो उन्हें ना उसी इंटरेस्ट की एक्सटेंट तक, मतलब उसी उसी इंटरेस्ट की सीमा तक ही प्लेज कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, ए को बी की एक खोई ए को ना बी की एक खोई हुई वॉच मिलती है, ठीक है, और वो उसकी रिपेयर पर 30 रुपए खर्च करता है। यहाँ ए का ना लिमिटेड इंटरेस्ट कितना है? सिर्फ वो 30 रुपए है। इसलिए उसका जो बनाया गया प्लेज है ना वो सिर्फ 30 रुपए तक ही सीमित होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब शून्यकरण अनुबंध, ठीक है। सेक्शन नंबर 178 ए, अगर किसी व्यक्ति ने गुड्स को फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोअर्जन के जरिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हासिल किया है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ना रद्द होने से पहले एक वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया तो वो वैलिड प्लेज क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे शर्त ये है कि पौनी ने ना हमेशा गुड फेथ में काम किया हो, यानी कि पौनी को ये पता ही नहीं हो कि जो पॉनर है उसका खुद का टाइटल डिफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास कोओनरी इन पोजेशन यानी कि सह स्वामी का कब्जा, ठीक है। तो जब गुड्स के ना मल्टीपल ओनर्स होते हैं यानी एक से ज्यादा ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, और उसमें से किसी एक को ओनर के पास गुड्स का सोल पोजीशन होता है, यानी कि बाकी सबकी रजामंदी से उसी के पास उसका पोजीशन है, तो वो बाकी को ओनर्स की कंसेंट से एक वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायर इन पोजीशन बिफोर सेल इज कंप्लीटेड, यानी बिक्री पूरी होने से पहले ही खरीदार का कब्जा। तो एक बायर जिसे सेल कंप्लीट होने से पहले ही गुड्स का पोजीशन मिल जाता है, जैसे हायर परचेज सिस्टम में होता है, ठीक है, वो भी एक वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है अगर पौनी उससे गुड फेथ में एक्सेप्ट कर रहा है तब। इसका एग्जांपल देखो, विजय ने ना हायर परचेज पर एक मशीन खरीदी और सारी इंस्टॉलमेंट चुकाने से पहले ही उस मशीन को प्लेज कर दिया। अगर पौनी ने गुड फेथ में काम किया तो ये एक वैलिड प्लेज माना जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।